गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है मूलचंद और हम पढ़ रहे हैं अपने भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आप सभी के अपने चैनल में स्वागत है। तो आइए, आज का हमारा जो पॉलिटी का सेशन नंबर 9 है, उसमें हम अपने जितने भी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आप अपने चैनल पर सभी लोग अभी नए हैं और आप अभी विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सपोर्ट करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जिन बच्चों को वीडियो की ज़रूरत है उन बच्चों सभी के पास में इस वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके बीच में आता है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था कल। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो हमारा शामिल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा पंचायती, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और पंचायत समिति और जिला परिषद। अगर हम बात करेंगे ये कब जोड़ा गया, तो याद रखना बच्चों 1957 में जोड़ा गया था। जिसमें क्या था, हमारी कौन सी समिति थी? तो बच्चों वहाँ पर थी कौन सी? बलवंत राय समिति, बलवंत राय समिति। ठीक है जी। तो सही इसका आंसर ये हो गया। दो बच्चों ने एग्जाम हमें इसका जो है आंसर भी दिया था, जिसमें के सोनम और दूसरा विशाल और तीसरा अंकित। ये बच्चे क्या है, डेडिकेशन है, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों सभी लोग जितने भी विजिट करें, क्वेश्चन अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो प्लीज़ सभी उसका जो है आंसर जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि उससे हमें भी पता लगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे अपने पद पर अपने अच्छे से अपने कार्यरत है और आने वाला भविष्य उनको एक अच्छे भविष्य के रूप में चमके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी सेशन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो टोटल कितने विषय होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना इसमें कुछ 97 होते हैं। कितने होते हैं? संघ सूची। अगर वहीं बात करें हम राज्य सूची की, तो राज्य सूची कितने थे? तो राज्य सूची थे 66। अगर वहीं बात करें हम समवर्ती सूची की, अगर कितनी बात करें समवर्ती सूची की, तो ये कितनी 47। तो बच्चों ये भी अपने आगामी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करके रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या है, मिलान करना है। तो बच्चों सभी मिलान करिए और मिलान करके इसका आंसर दीजिए। पहला भाग आता है कौन सा? 4A। इसमें बात होती है किसकी? इसमें पहली बात होती है हमारी किसकी? मूल कर्तव्य। किसकी बात होती है? मूल कर्तव्य की बात होती है। जो हमारे मूल कर्तव्य जो कहाँ से लिए गए, तो बच्चों याद रखना ये हमें कहाँ से अडॉप्ट करे, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं? तो ये रसिया से लिए गए। कहाँ से? रूस से लिए गए। अगर बात करें भाग 8 की, तो भाग 8 किससे मतलब होता है? तो बच्चों ये हमारा होता है किससे? पंचायती राज से। किससे मतलब होता है? तो बच्चों याद रखना ये हमारा किससे होता है? तो ये भी आपको ये किससे है? ये हमारे संघ, इस बात को हम यहीं पर क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इससे मतलब होता है हमारा किससे मतलब होता है? तो ये हमारा होता है किससे? संघ राज्य क्षेत्र से। संघ राज्य क्षेत्र से इसका मतलब होता है। चलिए अगर हम बात करेंगे 9 से, तो वो हमारा कौन सा होता है? पंचायती राज हो जाता है। और भाग 4A यानी 9 नंबर कितना हो जाता है? ये हमारा नगर पालिका से हो जाता है। तो सही हम आंसर कौन सा होता है हमारा? इसका अप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन A इज करेक्ट हो जाता है। तो आगे बढ़िए। अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो नीचे दिए गए आधार में से किस राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? तो बच्चों इसका सही आंसर बहुत ही प्यारा सा है कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि इसमें धर्म हो या फिर मूल वंश हो या फिर जाति या फिर लिंग हो या फिर क्या हो, जन्म स्थान हो, इन सभी का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इसमें ये भी जन्म है, मूल है, ये है, लेकिन इसका सही आंसर इसमें से कौन सा नहीं? भाषा नहीं है। तो चलिए आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में क्या होगा? जो बालकों के नियोजन का क्या होगा? प्रतिषेध संदर्भित है। तो उसने कहा गया है कि इसमें हम क्या है, जो 24 साल यानी कि आर्टिकल 24 कहता है कि इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के हम क्या नहीं, किसी भी 14 साल से कम बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्यरत नहीं करा सकते। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों के अधीन इसको रखा जाता है। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे
निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। और यहीं क्या है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा? आर्टिकल 32 को क्या कहा है? तो ये कहा है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में कहा है। और वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो कौन सा? 32, यानी कि अनुच्छेद क्या होता है? 32 होता है, जिसमें क्या होता है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट जारी करने का क्या होता है? रिट जारी करने की 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट, वो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो बच्चों इतना ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले हम बात करेंगे, निम्न में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाता है आपका, सही होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। तो याद रखना, हाई कोर्ट के पास में कितनी रिट जारी कर सकता है? 6 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट कितनी कर सकता है? 5 प्रकार की। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बात। मूल कर्तव्य कहाँ है? तो ये हमारे क्या होता है, भाग 4A में आता है। भाग 4A में आता है, किसमें? आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 51K में। ठीक है। तो मूल संविधान की हम बात करेंगे, कितने थे हमारे कर्तव्य? 10 थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है कब? 2002 में। और उसी में क्या होता है, इसमें आपका जो है एक ड्यूटीज और बढ़ जाती है, जिसमें क्या होता है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का क्या होगा? प्रावधान दिया गया है। जो आर्टिकल कौन सा जुड़ जाता है? तो 21A हमारा जुड़ जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया बच्चों? ये हमारा कहाँ से हो? सोवियत संघ यानी कि रसिया से लिया है। ठीक है, रूस से लिया है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस मूल संविधान को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कब आया था 44वां संविधान संशोधन? कब हुआ? 1978 में। और इसको कहाँ आपके भाग 3 से हटाकर भाग 12 में लेके चले गए। और वहाँ पर किसकी बात, कौन सा आर्टिकल की? 300A की बात हो जाती है। कौन सा? आर्टिकल 300A इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। 300A अधीन इसको रख लिया जाता है। आगे, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो बच्चों याद रखना, ये मामला कब हुआ था? ये मामला हमारा कब आया? तो बच्चों ये मामला आया कब? केशवानंद भारती मामले। ठीक, केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत लिया गया कि जो भी हमारा क्या होगा, संविधान में क्या संशोधन कर सकते हैं। अगर संशोधन की बात करेंगे तो संशोधन आपके कौन से आर्टिकल में आता है? 368 में आता है, 368। लेकिन साथ के साथ में इसमें ये कहा गया, इसमें केशवानंद भारती के कि अपना जो भी क्या होगा, इसकी मूल प्रस्तावना होगी, उसमें संविधान के मूल प्रस्तावना में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें किस आर्टिकल के अधीन हम क्या कर सकते, संशोधन कर सकते हैं, तो ये होता है 368, जो कहाँ से लिया गया है? याद रखना, साउथ अफ्रीका से। ये हमने क्या लिया? संविधान में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो हमने कहाँ के संविधान से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आगे, निम्न में से लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा अगर हम बात करेंगे, पहले कौन से लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे पहली कौन थी, पहली महिला कौन थी? तो बच्चों याद रखना, पहली कौन थी? वो थी हमारी कौन? मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी, बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे, निम्न में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्श मांग सकता है? तो बच्चों वो कौन है? वो कौन होता है? हमारा भारत का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो बच्चों ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहा है यूपी पैट में, अभी यूपी पैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ये यूपी पैट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसका सही आंसर क्या होगा? या तो क्या होगा,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के तो 6 साल या फिर 62 साल। ठीक है, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा हम उससे क्या कर लेंगे उसको सेवानिवृत्त करा सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। तो बच्चे ये भी ध्यान रखें, 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 73वां संविधान संशोधन कब होता है? ये होता है हमारा 1992 को। ठीक है जी। और जो किससे मतलब होता है? ये हमारे पंचायती राज से होता है। तो सही आंसर ये हो गया। लेकिन ये लागू कब होता है पंचायती राज? याद रखना 24 अप्रैल 1993 को इसको हम क्या करते हैं? लागू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बात करेंगे, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? तो बच्चों ये सारा का समाजवादी हो गया, पंच निरपेक्ष, अखंडता हो गया, ये सारा का सारा जो आया ये कहाँ से आया? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में, जिसमें जोड़ा गया था। याद रखना इसी संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन भी हम इसको कहते हैं। लघु संविधान संशोधन भी हम इसको कहते हैं। याद रखना बच्चों। ठीक है, और 44वां कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। ठीक है, जिसमें संपत्ति के आधार को क्या कर दिया गया था? मूल संविधान से हटाकर कहाँ ले गए? वो संविधान के बाग बाहरा, जिसमें हमने 301 आर्टिकल में इसको हमने ले लिया था। अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन। याद रखना 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या होता है? ये कब होता है? 1985 में हो जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ लिया जाता है, जो किससे मतलब होती है? तो बच्चों याद है दल बदल से ये क्या होती है? संबंधित होती है। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे अगर बढ़ेंगे तो बच्चों यह क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप से कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह विचारधारा से क्या होता है? ओतप्रोत होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये हमारा किससे मतलब होता है? ये हमारा न्याय भी होता है, साथ के साथ में स्वतंत्रता भी होती है, समानता भी होती है और बंधुता भी होती है। तो इसके तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया? इसके तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों? इसके तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया? तो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कहेंगे कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को ये क्या था? ये हमारी उद्देश्य का प्रस्ताव क्या होती है? पेश करते कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे कौन होता है? ये हमारे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम के। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, तो ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे भाई तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे? तो बच्चों याद रखना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। महात्मा गांधी सभी को पता है, ये हमें क्या चलाया था? इन्होंने हमारा क्विक इंडिया मूवमेंट चलाया था कब? 1942 के अंदर। करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। B.N. राव कौन थे? तो बच्चों B.N. राव क्या थे? जो भी ये कहते हैं, ये हमारे संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार के रूप में ये काम करते थे। याद रखना, इकलौता कई बार पूछता है कि जो संविधान सभा में जो सलाहकार थे उनका नाम क्या था? तो कौन थे? B.N. राव थे। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये भी आज इतना अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसकी भी बताइए। ठीक है जी, इसके बारे में भी आप अपना बताते रहिए। और आज मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा क्या है, कल 2-3 हमारे करेंगे, दीपावली रहेगी, तो अच्छे से अपनी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ दिक्कत है, मैं उसकी कोशिश करूँगा। और सभी बच्चे एक बार, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ये भी बताएंगे कि अगला कौन सा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन की ज़रूरत है। तो मुझे बताइएगा, मैं अगले क्वेश्चन क्या है उसी सब्जेक्ट को हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले। तो बच्चे सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि अगला हमारा सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होना चाहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, तभी अपना अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।